हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी का एक छोटा सा टॉपिक। आफ्टर ऑल ये क्या होती है और इसके अगेंस्ट अगर आपको अगर कोई डिसीजन आया है या ऑर्डर आया है और आपको जो है उसके अगेंस्ट अपील करनी है तो वो कैसे कर सकते हो, इनका कंपोजिशन कैसे होता है, उसके बारे में एक छोटा सा नटशेल में चीज़ें जानेंगे। बहुत शॉर्ट में हम इसको कवर अप कर रहे हैं, तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर जो है सिर्फ एक बार रिवीजन करना है तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, एनसीएलटी आफ्टर ऑल इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी ऐसा ट्रिब्यूनल या फिर आप कह सकते हो ऐसा कोर्ट जिसमें सिर्फ जो है कंपनी से रिलेटेड मैटर सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, आपने हमारे देश में सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, नेशनल आपका जो है हाई कोर्ट होता है, और फिर आपका सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। सबसे पहले जो आपका छोटा मोटा केस होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर आप हाई कोर्ट में जाते हो। अगर वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो आप सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, साथ ही साथ जो है कंपनीज़ में जो है यहाँ पे आपकी इकोनॉमी संभलती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर सेम प्रोसेस के थ्रू जो है कैरी ऑन किया जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो आपका हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, अगर इस तरीके से लेकर के जाया जाए तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा किसी भी कंपनी के केस को सॉल्व करने में। तो इसीलिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया जहाँ पे बोला गया कि कंपनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो उसको इस ट्रिब्यूनल में लाया जाएगा और यहाँ पे उसका जो है समाधान किया जाएगा, ना कि उसको जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट इस तरीके के प्रोसीजर में लेकर के जाया जाएगा। अब ये क्यों किया गया? ताकि जो पहले से पेंडिंग केसेस हाई कोर्ट में पड़े हैं, ये सारी जगह पे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल केसेस भी हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी के केसेस को हैंडल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में आपकी जो कंपनी के केसेस हैं वो बहुत टाइम जो है खिंच जाएंगे और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में इफेक्ट कर देंगे, बिकॉज एज अ कंपनी यू आर वर्किंग इन द इकोनॉमी एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू वर्क वेल बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, तो वो इफेक्ट करेंगे इकोनॉमी में। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी लगा गया कि भाई एक कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड केसेस जो है जल्दी से निपटाए जा सके। ओके, सो ये ज़रूरत समझ में आई और उसके तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया। जैसे अभी जीएसटी को आए हुए 2017 में आया था, 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट स्टिल जीएसटी से केसेस से रिलेटेड कोई अलग से ट्रिब्यूनल नहीं है। और रिसेंटली जो है उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं हमारी जीएसटी काउंसिल की, उसमें ये कहा गया कि अब हम ट्रिब्यूनल सेटअप करने वाले हैं, और वो अभी तक आज की डेट में अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी जीएसटी से रिलेटेड मसले होते हैं वो आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं और उसमें टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं अलग से ट्रिब्यूनल्स बनना जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर्स सॉल्व किए जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 408 जो है कंपनी एक्ट का 2013 का, ये प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बाय नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि भाई ये जो है एनसीएलटी सेटअप किया जाए, और ये आपका सेक्शन 408 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, या फिर आप कह सकते हो उसको एक तरीके से पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक नोटिफिकेशन निकाल करके। ये पावर विच वॉज अर्ली एंट्रस्टेड टू वेरियस बॉडी, ये जो पावर थी यहाँ पे वो पहले किस किस के पास थी? कंपनी लॉ बोर्ड के पास, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास, और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स के पास। ये सारी जो है इंटरेस्टेड करके इस ट्रिब्यूनल में डाल दी गई। यानी कि जब ये एनसीएलटी का आपका कॉन्सेप्ट नहीं बना था, क्योंकि एनसीएलटी से पहले भी तो मसले हुआ करते थे, उससे पहले भी धंधे चल रहे थे, उससे पहले भी कंपनियां चल रही थी, उससे पहले भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो क्या वो सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन वो किसके द्वारा हो रही थी? इन सब बॉडीज़ के द्वारा हो रही थी, जो कि एनसीएलटी के आने के बाद एनसीएलटी में एक तरीके से मर्ज हो गई। कंपोजिशन
ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है जो कि क्या हो सकता है, एंड सच नंबर ऑफ जुडिशनल एंड टेक्निकल मेंबर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम्ड नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय इट। ठीक है, एक आपका यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट होगा और बाकी कुछ ऐसे नंबर्स जो कि जुडिशनल होंगे या टेक्निकल मेंबर्स होंगे जो कि गवर्नमेंट को लगते हैं कि इतने लोग होने चाहिए और इतने अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। जो प्रेसिडेंट होगा एनसीएलटी का, वो एक ऐसा पर्सन होगा जो कि एक जज रह चुका है किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए, या तो वो जज रह चुका है या जज है और उसको 5 साल हो चुके हैं। इट मीन्स उसको 5 years हो चुके हैं एज अ जज इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो या फिर उसने सर्व किया हुआ है, उसी पर्सन को जो है एनसीएलटी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब बेंच की बात करें तो जो पावर होती है ऑफ द ट्रिब्यूनल वो क्या होंगी, वो एक्सरसाइज की जाएंगी इस बेंच के द्वारा। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठेगी, तो वो क्या है, वो एक तरीके से सारे बैठ के सुनते हैं और उस पर जो है अपनी टिप्पणी करते हैं और उस पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग यानी कि भाई अपना बताते हैं कि हम इसके इस वाले सिचुएशन के पक्ष में हैं, और जितने लोग जिस पक्ष में ज़्यादा होते हैं तो वो उसमें जो है डिसीजन ले लिया जाता है। तो आप कभी भी देखना 3 जजों की बनती है या 5 की बनती है, ताकि ऐसा ना हो कि भैया अगर 4 की बना दी तो 2 एक जगह 2 एक जगह, फिर कहाँ जाएंगे, वो सिचुएशन ना हो। तो 5 बनती है ताकि एटलीस्ट 3 हो, या फिर जो है कम से कम 3 का डिफरेंस तो बन ही जाए। तो यहाँ पे एक बेंच बनाई जाती है जो कि जिसमें आपके जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ योर दिस एनसीएलटी। ठीक है, वो ये आपका ट्रिब्यूनल का बेंच बनाते हैं। यहाँ पे हर एवरी ऑर्डर ऑफ द बेंच वुड बी डीम्ड टू बी द ऑर्डर और एक्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। और यहाँ पे जो वो बेंच ऑर्डर देगा वो ऑर्डर माना जाएगा कि ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। ठीक है, तो जो भी बेंच ने ऑर्डर किया है, बेंच ने जो भी ऑर्डर पास किया है, वो आप क्या कहोगे, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मान करके समझ जाओगे। देयर वुड बी अ प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल बेंच होगा जो न्यू दिल्ली में होगा, जो कि प्रेसिडेंट होगा किसके, ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट है उसके भी ऊपर जो है एक प्रिंसिपल बेंच होता है जो कि एट न्यू दिल्ली है, और वो क्या है, प्रेसिडेंट है ओवर योर प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। Ordinarily, every bench of the tribunal would consist of 2 members, out of whom one shall be a judicial member and other shall be a technical member। यहाँ पे क्या है कि भाई जो आपका बेंच बनता है ट्रिब्यूनल में, उसमें नॉर्मल 2 लोग होते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है जुडिशनल मेंबर है, जुडिशनरी मेंबर्स हैं, और दूसरा जो है वो टेक्निकल मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे कम से कम जो है 2 मेंबर्स रखे जाते हैं हर एक आपकी बेंच में। तो यहाँ पे हर बेंच में जो है ट्रिब्यूनल जो है कंसिस्ट करता है 2 मेंबर्स, जिसमें से एक जो है आपका जुडिशनल मेंबर होता है, दूसरा टेक्निकल मेंबर होता है। ऑर्डर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 420, ट्रिब्यूनल जो है में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एन प्रोसीडिंग before it a reasonable opportunity of being heard pass such order therein as it thinks fit। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगा, दोनों पार्टीज़ को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुने जाने की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी ने जाकर के मेरे खिलाफ केस करा दिया, कोर्ट में चला गया और कोर्ट में बैठे जज ने कहा ठीक है तुम केस करने आए हो, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है हम उसके खिलाफ जो है ये फलाना ढिलकाना ऑर्डर पास कर देते हैं। नहीं, मेरे को सुनना जाएगा सबसे पहले कि हाँ भाई आओ, तुम भी बताओ, तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आफ्टर ऑल तुमने ऐसा किया या नहीं किया, किया तो क्यों किया। सो वो चीज़ें मेरे से भी सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सुन करके जो है ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा, दोनों पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको सुना जाए। आपने देखा होगा जो एक केस हुआ था दिल्ली में 2016 के अप्रॉक्स में, जो एक महिला को बस में जो है उसके साथ गलत करके फेंक दिया गया था। उसके जो वो लोग इन्वॉल्व थे, जो लड़के उसमें इन्वॉल्व थे, वो केस इतना ज़्यादा लंबा क्यों खींचा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज़ जो कि हमारे लॉज में है कि भाई हम हर किसी को सुनने की जो है सुनेंगे, चाहे हमें ये बात क्यों ना लग रही हो कि वो गलत है, बट स्टिल उसको सुनना पड़ेगा। तो एज अ जज जो है कई बार ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि नहीं, हमारा लोग कहता है हमें सुनना पड़ेगा, चाहे हमें ये बात चाहे सच क्यों ना लग
रही हो कि ये सामने वाली पार्टी गलत है, तो फिर भी एज अ जज जब आप बैठते हो तो आपको उनको सुनना पड़ता है। इसीलिए बार बार जब वो लोग पिटिशंस डालते हैं कि नहीं एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए, थिंक कीजिए, बारह रिव्यू पिटिशंस चलती हैं, तो वहाँ पे उनका ये टाइम खींच जाता है और इतना लंबा समय लग जाता है। ठीक है, चाहे ऐसी सिचुएशन हो बट स्टिल इतना लंबा समय लग जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज़ को रीजनेबली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि उसको सुना जा सके। एफर्ट्स शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल, यहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूनल द्वारा एफर्ट्स बनेंगे फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग्स विद इन 3 मंथ्स, की जो भी प्रोसीडिंग्स है उसका 3 महीने में डिस्पोजल भी हो जाए जहाँ पे उसकी जो है प्रोसीडिंग कमेंस की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि प्रोसीडिंग शुरू हुई है, यानी कि जो केस शुरू हुआ है वो 3 महीने में निपट जाए एटलीस्ट। तो ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केस आ रहे हैं। ये केस थोड़ी आ रहा है कि उसने मेरे पे झूठा वो कर दिया, इसने मेरे पे ये कर दिया, इसने मेरे पे वो कर दिया, मतलब कि इन शॉर्ट क्रिमिनल केसेस नहीं आ रहे हैं, सिविल केसेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे कौन से केसेस आ रहे हैं, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये थोड़ा सा आप सोचते हो कि भैया 3 महीने का एक एवरेज टाइम कि हम जो है जो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है उसको 3 महीने में डिस्पोजल भी कर दें, ख़त्म भी कर दें। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, लेट्स सपोज कि जो है यहाँ ट्रिब्यूनल से एक ऑर्डर आया, आपकी कंपनी के अगेंस्ट आया। अब आप चाहते हो कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इसको चैलेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 421 आपको अलाउ करता है कि आप जो है जो भी डिसीजन आया है अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि यार ये मेरे अगेंस्ट आया है या मेरे को ठीक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाया मैं, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही हो और आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक अपील फाइल कर सकते हो। जो अपील आपकी जाएगी कहाँ पे, वो अपील आपकी जाएगी नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक तो है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे सिर्फ अपील्स फाइल होती हैं। ठीक है, जो कि आपकी NCLT के ऑर्डर्स आए हैं उसके अगेंस्ट आपको कोई अगर अपील फाइल करनी है तो आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल। द अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 45 डेज। अब ये जो है जब आपका ऑर्डर आया है NCLT में उसके विद इन 45 डेज जा करके अपील कर दो। ऐसा नहीं है कि सो जाओ और 2 साल बाद बोलो मी टू करने लग जाओ कि मेरे साथ भी। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग विच यू थिंक इज़ नॉट गुड, उसको अगेंस्ट में जो है तुरंत जो है उसके खिलाफ जो है आप जो है कह सकते हो कि अपनी बात रखो। तो यहाँ पे 45 दिन के अंदर जहाँ पे आपका केस सुना गया, ऑर्डर आया और ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो 45 दिन के अंदर उसके जो है आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दो। ठीक है, विच अ कंपनी ऑफ अ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द अपीलेंट। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ विच अ कॉपी, माफ़ कीजिएगा 45 दिन कब से, डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज रिसीव्ड, ऑर्डर का जब आपको वो रिसीव हो गया है, कॉपी रिसीव हो गया है उसके 45 दिन तक। ठीक है, efforts shall be made by the appellant tribunal to dispose of the appeal within 3 months from the recipient of appeal। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, जो अपीलियंट ट्रिब्यूनल है वो भी यही कोशिश करती है, एफर्ट्स लगाती है कि जब आपके पास ये अपील आई है उसके 3 महीने के अंदर भी आप भी उसको डिस्पोजल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है आप कहो ये भी तेरा भाई, तू इसका बड़ा भाई, तू इसी का साथ देगा, तुमने ऐसा सोच लिया। हो सकता है आपके माइंड में ये आ जाए कि भैया ये भी NCLT के अंडर आता है, ये भी NCLT का ही कहीं ना कहीं जुड़वा भाई है, अपील यहाँ पे भी डालो, यहाँ पे भी आपको सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपको लगा नहीं यार यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप फिर जा सकते हो। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 423, कई बार आपने केसेस सुने होंगे ना सुप्रीम कोर्ट में के ये केस को लेकर के सुनवाई हुई, इस पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर कंपनी का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सो सेक्शन नंबर 423 आपको जो है अलाउड करता है किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट जो है जिसको जो डिसीजन मिला है, ऑर्डर मिला है, वो अपील्ड में भी खारिज हो गया या फिर अपील में भी वो अब सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी जब आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उसके बाद विद इन 60 डेज़ जो है आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा करके उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। सो आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, कब से, जब वो कम्युनिकेशन हुआ है आपके पास तक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। तो ये था गाइज आज का छोटा सा टॉपिक जहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के बारे में आज हमने समझा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द NCLT ऑल्सो एंड सम मोर टॉपिक्स। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।